नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष MDU रोहतक के एक महत्वपूर्ण विषय बाल्यावस्था और वृद्धि के यूनिट को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास के चरण। पियाजे, कोहलबर्ग और एरिक्सन जैसे महान मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत, और साथ ही जानेंगे कि विकास को किन कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, सरल भाषा में, एकदम परीक्षा के अनुकूल। यूनिट 1, विभिन्न चरणों में बच्चे का विकास, बचपन और किशोरावस्था। बचपन और किशोरावस्था महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की अवधि है। बचपन को आमतौर पर प्रारंभिक बचपन, शिशु अवस्था से 6 वर्ष की आयु तक, मध्य बचपन 6 से 12 वर्ष की आयु और देर से बचपन, पूर्व किशोरावस्था में विभाजित किया जाता है। किशोरावस्था आमतौर पर यौवन के आसपास शुरू होती है, जिसमें यौवन की शुरुआत होती है, जिसमें मासिक धर्म और शुक्राणु जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, और यह युवा वयस्कता तक रहता है। प्रारंभिक बचपन, शिशु अवस्था से 6 वर्ष की आयु तक। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। शिशुओं में भरोसा, स्वायत्तता विकसित होती है, और वे अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। वे रेंगना, चलना और पहला शब्द बोलना सीखते हैं। शिशु अवस्था 1 से 3 वर्ष। बच्चे स्वतंत्रता विकसित करते हैं, अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, तथा दूसरों के साथ बातचीत करना सीखते हैं। प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष। उनमें पहल करने की क्षमता विकसित होती है, वे दूसरों के साथ सहयोग करना सीखते हैं, तथा नियमों और सामाजिक मानदंडों को समझना शुरू करते हैं। मध्य बाल्यावस्था, आयु 6 से 12 वर्ष। बच्चे स्कूल में प्रवेश लेते हैं, मित्रता विकसित करते हैं, तथा अपनी पहचान समझने लगते हैं। वे समूह के रूप में काम करना सीखते हैं, यदि उनके साथियों का वातावरण प्रतिकूल हो तो वे हीनता की भावना का अनुभव करते हैं, तथा उनमें मेहनत की भावना विकसित होती है। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था। 6 से 13 वर्ष की आयु के बीच की यह अवधि बचपन और किशोरावस्था के बीच का संक्रमण काल है, जिसमें बच्चे अपने साथियों के सापेक्ष अपनी पहचान विकसित करते हैं। किशोरावस्था 10 से 24 वर्ष। किशोरावस्था में यौवन का आगमन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण शारीरिक, हार्मोनल और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरों में पहचान की भावना विकसित होती है, वे अपने स्वयं के मूल्यों का अन्वेषण करते हैं, तथा अपने परिवारों से भावनात्मक और शारीरिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। किशोरावस्था को प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 13 वर्ष, मध्य किशोरावस्था 14 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक किशोरावस्था, अहंकेंद्रितता, भावनात्मक दायित्व और ठोस सोच की विशेषता। मध्य किशोरावस्था, इसमें अमूर्त सोच, रोमांटिक संबंधों का विकास और स्वायत्तता की खोज शामिल है। उत्तर किशोरावस्था, यह युवा वयस्कता की ओर संक्रमण का समय है, जिसमें किशोर भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तथा स्थिर संबंध स्थापित करते हैं। वृद्धि और विकास की अवधारणा, अर्थ और सामान्य सिद्धांत। विकास के चरण, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विभिन्न चरणों में वृद्धि और विकास। शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों जैसे कि ऊंचाई और वजन में वृद्धि को संदर्भित करती है, जबकि विकास कौशल, क्षमताओं और कामकाज में व्यापक परिवर्तनों को शामिल करता है। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों में निरंतरता, एकीकरण, एकरूपता की कमी और अंतर संबंध शामिल हैं। विकास के चरणों में शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। विस्तार।
विकास। विकास शारीरिक आकार और संरचना में मात्रात्मक वृद्धि है, जैसे कि ऊंचाई और वजन। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो आमतौर पर किशोरावस्था के बाद धीमी हो जाती है। विकास। विकास में कौशल, योग्यता और कार्यप्रणाली में परिवर्तन शामिल है, जिसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास शामिल है। यह एक अधिक समग्र और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत। निरंतरता। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। एकीकरण। सीखना भागों में होता है, जिसे बाद में एक पूरे में एकीकृत किया जाता है, जैसे कि घड़ी खींचने से पहले रेखाएं, संख्याएं और वृत्त खींचना सीखना। एकरूपता का अभाव। विकास विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दरों पर होता है, जैसे शारीरिक वृद्धि और संज्ञानात्मक विकास। अंतर संबंध। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित कर सकता है। विकास के चरण। शैशवावस्था, जन्म से 3 वर्ष तीव्र शारीरिक विकास, मोटर कौशल का विकास तथा भाषा और सामाजिक विकास की शुरुआत। बचपन, 3 से 11 वर्ष शारीरिक और मोटर कौशल का आगे का विकास, खेल और सीखने के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक संबंधों का निर्माण। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष यौवन, तीव्र शारीरिक विकास, अमूर्त सोच का विकास तथा पहचान और सामाजिक संबंधों की खोज। वयस्कता, 18+ वर्ष पूर्ण शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता, करियर, परिवार और सामाजिक भूमिकाएं स्थापित करना। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सोच परिपक्व होने के साथ साथ अलग अलग चरणों के माध्यम से गुणात्मक रूप से बदलती है। उन्होंने 4 चरण प्रस्तावित किए: संवेदी मोटर, जन्म से 2 वर्ष तक; पूर्व संचालन, 2 से 7 वर्ष तक; ठोस परिचालन, 7 से 11 वर्ष तक; और औपचारिक परिचालन, 11 वर्ष और उससे आगे। इन चरणों की विशेषता दुनिया के साथ सोचने और बातचीत करने के अनूठे तरीकों से होती है, जो सरल सजगता से अमूर्त तर्क तक आगे बढ़ते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। शिशु अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। वे ऑब्जेक्ट स्थायित्व, यह समझ कि वस्तुएं दृष्टि से दूर होने पर भी अस्तित्व में रहती हैं, विकसित करते हैं और प्रतीकात्मक सोच को समझना शुरू करते हैं। पूर्व संचालन चरण, 2 से 7 वर्ष। बच्चे प्रतीकात्मक सोच का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि काल्पनिक खेल और भाषा के माध्यम से। उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है, अहंकारवाद और तार्किक तर्क के साथ संघर्ष करना पड़ता है। ठोस परिचालन चरण, 7 से 11 वर्ष। बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है और वे ठोस वस्तुओं पर काम कर सकते हैं। वे संरक्षण, किसी चीज की मात्रा को पहचानने की क्षमता, भले ही उसका स्वरूप बदल जाए, को समझते हैं और कम अहंकारी होते हैं। औपचारिक परिचालन चरण, 11 वर्ष और उससे अधिक। व्यक्ति में अमूर्त चिंतन और तर्क क्षमता का विकास होता है, जिसमें जटिल समस्याओं को सुलझाने और काल्पनिक रूप से तर्क करने की क्षमता भी शामिल है। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। आत्मसात, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा, मानसिक ढांचे में एकीकृत करना। समायोजन, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना। संतुलन, विश्व की एक स्थिर समझ बनाने के लिए आत्मसात और समायोजन को संतुलित करने की प्रक्रिया। स्कीमा, मानसिक संरचनाएं जो व्यक्तियों को दुनिया को समझने और व्याख्या करने में मदद करती हैं। पियाजे का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली रहा है, जो बच्चों को सक्रिय शिक्षण और अन्वेषण को बढ़ावा देने वाले अनुभव प्रदान करने के महत्व पर बल देता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिक तर्क के 6 चरणों की रूपरेखा दी गई है, जिन्हें 3 स्तरों में बांटा गया है, जो बताते हैं
कि व्यक्ति सही और गलत की अपनी समझ कैसे विकसित करता है। ये चरण दंड से बचने से लेकर सामाजिक मानदंडों का पालन करने और अंततः अमूर्त नैतिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने तक आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण। स्तर 1, पूर्व परंपरागत नैतिकता। चरण 1, आज्ञाकारिता और दंड। नैतिक निर्णय दंड से बचने और प्राधिकारियों की आज्ञा का पालन करने पर आधारित होते हैं। चरण 2, व्यक्तिवाद और विनिमय। कार्यों का मूल्यांकन व्यक्तिगत आवश्यकताओं और पारस्परिकता के आधार पर किया जाता है, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति क्या चाहता है। स्तर 2, पारंपरिक नैतिकता। चरण 3, पारस्परिक सहमति और अनुरूपता। अच्छा लड़का अच्छी लड़की नैतिक व्यवहार एक अच्छे व्यक्ति के रूप में देखे जाने और दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होता है। चरण 4, अधिकार और सामाजिक व्यवस्था। नैतिक निर्णय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, नियमों को कायम रखने और अधिकार व्यक्तियों का सम्मान करने पर आधारित होते हैं। स्तर 3, उत्तर परंपरागत नैतिकता। चरण 5, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। नैतिक तर्क सामाजिक मानदंडों और अधिकारों पर विचार करता है, लेकिन सामाजिक सुधार और न्याय की आवश्यकता को भी पहचानता है। चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। नैतिक विकल्प न्याय, समानता और मानव गरिमा जैसे अमूर्त नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, भले ही वे सामाजिक नियमों के साथ संघर्ष करते हों। महत्वपूर्ण अवधारणाएं। नैतिक दुविधाएं। कोहलबर्ग ने किसी व्यक्ति के नैतिक विकास के स्तर का आकलन करने के लिए हिंज दुविधा जैसी नैतिक दुविधाओं का उपयोग किया। नैतिक तर्क। यह सिद्धांत नैतिक निर्णयों के पीछे की विचार प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल निर्णय पर। विकास के चरण। व्यक्ति इन चरणों से क्रमिक तरीके से आगे बढ़ता है, तथा प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचनाएं। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकता। लिंग भेद। कैरोल गिलिगन ने तर्क दिया कि यह सिद्धांत महिलाओं के नैतिक तर्क को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ पाता, जो अपने नैतिक निर्णय लेने में देखभाल और रिश्तों पर जोर देती हैं। कम कार्यक्षेत्र। यह सिद्धांत मुख्यतः न्याय पर केंद्रित है, तथा नैतिक तर्क के अन्य पहलुओं, जैसे करुणा और सहानुभूति, को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखता। संक्षेप में, कोहलबर्ग का सिद्धांत यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि किस प्रकार व्यक्तियों का नैतिक तर्क समय के साथ विकसित होता है, तथा नैतिकता के स्वकेंद्रित दृष्टिकोण से अधिक सार्वभौमिक और सिद्धांत आधारित परिप्रेक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में मानव विकास के 8 चरण बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय मनोसामाजिक संकट होता है, जिसे व्यक्तियों को हल करना होता है। प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पार करने से सद्गुणों का विकास होता है, जबकि असफलता के परिणामस्वरूप नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये चरण शैशवावस्था से लेकर वयस्कता तक फैले हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और सामाजिक अनुभवों के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस सिद्धांत पर अधिक विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। शैशवावस्था, जन्म से 1 वर्ष। विश्वास बनाम अविश्वास। यदि शिशुओं की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे तो उनमें विश्वास की भावना विकसित होती है, जिससे उनमें आशा की भावना पैदा होती है। शिशु अवस्था, 1 से 3 वर्ष। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। बच्चे अपनी स्वतंत्रता और नियंत्रण स्थापित करना सीखते हैं, जिससे उनमें इच्छाशक्ति विकसित होती है। प्री स्कूल, 3 से 5 वर्ष। पहल बनाम अपराध बोध। बच्चे अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं और उद्देश्य की भावना विकसित करते हैं, जिससे उन्हें दिशा मिलती है। स्कूल आयु, 6 से 12 वर्ष।
उद्योग बनाम हीनता, बच्चों में योग्यता और उपलब्धि की भावना विकसित होती है, जिससे योग्यता प्राप्त होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, किशोर अपनी पहचान और मूल्यों की खोज करते हैं, जिससे निष्ठा की प्राप्ति होती है। युवा वयस्कता 19 से 40 वर्ष। अंतरंगता बनाम एकांत, व्यक्ति सार्थक संबंध और अंतरंगता चाहते हैं, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। मध्य वयस्कता 40 से 65 वर्ष। जनन क्षमता बनाम स्थिरता, व्यक्ति समाज और भावी पीढ़ियों के लिए योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे देखभाल होती है। वयस्कता की अंतिम अवस्था 65+ वर्ष। ईमानदारी बनाम निराशा, व्यक्ति अपने जीवन पर चिंतन करते हैं और संतुष्टि और अर्थ की भावना पाते हैं, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। एरिक्सन का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है, तथा प्रत्येक चरण में संकटों का सफलतापूर्वक समाधान करना स्वस्थ व्यक्तित्व विकास और समाज में सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता, माता-पिता से प्राप्त जीन और पोषण, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन, व्यायाम और समग्र स्वास्थ्य भी विकास में योगदान करते हैं। जैविक कारक। आनुवंशिकता, माता-पिता से प्राप्त जीन शारीरिक लक्षणों, विकास पैटर्न और कुछ स्थितियों के प्रति प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। हार्मोन, वृद्धि हार्मोन और थायरॉयड हार्मोन जैसे हार्मोन वृद्धि, चयापचय और विकास को नियंत्रित करते हैं। स्वास्थ्य, समग्र स्वास्थ्य स्थिति, जिसमें दीर्घकालिक बीमारियां और चोटें भी शामिल हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। पोषण, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक है। वातावरणीय कारक। पर्यावरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक गतिशीलता और संसाधनों तक पहुंच सहित भौतिक और सामाजिक वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार, पारिवारिक रिश्ते, पालन पोषण की शैली और परिवार की समग्र खुशहाली बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच जैसे सामाजिक आर्थिक कारक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। व्यायाम, शारीरिक गतिविधि हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि सहित समग्र स्वास्थ्य और विकास में योगदान देती है। अन्य महत्वपूर्ण कारक। जन्मपूर्व कारक, गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य, पोषण और पदार्थों का उपयोग भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है। जीवनकाल विकास, वृद्धि और विकास जीवन भर जारी रहता है, जिसके विभिन्न चरणों की विशिष्ट आवश्यकताएं और प्रभाव होते हैं। दीर्घकालिक बीमारियां वृद्धि और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की सापेक्ष भूमिका। आनुवंशिकता, आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों ही विकास में महत्वपूर्ण, परस्पर जुड़ी भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता खाका प्रदान करती है, जबकि पर्यावरण उस खाके की अभिव्यक्ति को आकार देता है। कोई भी कारक अलग-अलग काम नहीं करता है, वे विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने के लिए लगातार परस्पर क्रिया करते हैं। आनुवंशिकता। परिभाषा। आनुवंशिकता से तात्पर्य माता-पिता से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री, डीएनए, से है, जो शारीरिक विशेषताओं, कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के प्रति पूर्वाग्रहों और यहाँ तक कि व्यवहारिक प्रवृत्तियों जैसे गुणों को प्रभावित करती है। भूमिका। आनुवंशिकता संभावित विकास की नींव रखती है, तथा ऊंचाई, आंखों का रंग और कुछ बीमारियों के प्रति प्रवृत्ति जैसी चीजों को प्रभावित करती है। उदाहरण: आंखों का रंग,
बालों की बनावट और कुछ आनुवंशिक विकार मुख्यतः आनुवंशिकता से निर्धारित होते हैं। सीमाएं। हालांकि आनुवंशिकता एक खाका प्रदान करती है, लेकिन यह किसी विशिष्ट परिणाम की गारंटी नहीं देती। उस खाके को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसमें पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण। परिभाषा। पर्यावरण में वे सभी बाह्य कारक शामिल हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं, जिनमें भौतिक परिवेश, सामाजिक अंतःक्रियाएं और सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हैं। भूमिका। पर्यावरण जीन की अभिव्यक्ति और विभिन्न लक्षणों के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। उदाहरण। पोषण, शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक समर्थन और हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना, ये सभी विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण। यदि किसी बच्चे को सहायक और प्रेरक शिक्षण वातावरण उपलब्ध न कराया जाए, तो उसमें सीखने संबंधी विकलांगता की आनुवंशिक प्रवृत्ति के कारण संज्ञानात्मक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण का अंतःक्रिया। प्रकृति बनाम पोषण बहस। क्लासिक। प्रकृति बनाम पोषण बहस यह स्वीकार करती है कि विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों आवश्यक हैं। जटिल अंतःक्रियाएं। आनुवंशिकता और पर्यावरण जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त व्यक्ति भी सही पर्यावरणीय सहायता से कुछ चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। विकास गतिशील है। विकास एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह गतिशील है और जीन और पर्यावरण के बीच चल रही अंतःक्रिया द्वारा आकार लेती है। उदाहरण। मोटापे के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्ति वाला बच्चा उचित पोषण और व्यायाम से स्वस्थ वजन प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, जो पर्यावरणीय हस्तक्षेप की शक्ति को दर्शाता है। सारांश। आनुवंशिकता क्षमता प्रदान करती है, जबकि पर्यावरण उस क्षमता को साकार करने का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक कारक का सापेक्ष प्रभाव जांचे जा रहे गुण और विशिष्ट विकासात्मक संदर्भ के आधार पर भिन्न होता है। विकास और परिपक्वता की अवधारणा। मानव विकास में वृद्धि और परिपक्वता एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़ी अवधारणाएं हैं, लेकिन वे परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वृद्धि का तात्पर्य आकार और जटिलता में मात्रात्मक वृद्धि से है, जबकि परिपक्वता शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में वयस्क जैसी अवस्थाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। विकास। परिभाषा। वृद्धि में मुख्य रूप से शारीरिक आकार में वृद्धि शामिल है, जैसे कि ऊंचाई, वजन और अंग का आकार। इसमें ऊतक संरचना और जटिलता में परिवर्तन भी शामिल है। मापने योग्य। विकास को मात्रात्मक रूप से मापा जा सकता है, जैसे अलग अलग समय पर ऊंचाई या वजन को मापना। उदाहरण। ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों और मस्तिष्क के आकार में वृद्धि सभी शारीरिक विकास के उदाहरण हैं। परिपक्वता। परिभाषा। परिपक्वता से तात्पर्य वयस्क स्थिति की प्रगतिशील उपलब्धि से है, जिसमें कार्यात्मक, व्यवहारिक और विकासात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन। परिपक्वता में कार्य और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे कि वयस्क स्तर पर चलने, बात करने या तर्क करने की क्षमता। प्रगतिशील। परिपक्वता एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है, जिससे अधिकाधिक जटिल और परिपक्व क्षमताएं विकसित होती हैं। उदाहरण। यौन परिपक्वता, यौवन, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास और सामाजिक परिपक्वता सभी परिपक्वता के उदाहरण हैं। मुख्य अंतर। केंद्र। विकास का ध्यान आकार में वृद्धि पर होता है, जबकि परिपक्वता का ध्यान वयस्क जैसी अवस्थाओं और क्षमताओं की प्राप्ति पर होता है। माप। विकास को प्रायः मात्रात्मक रूप से मापा जाता है, जबकि परिपक्वता को गुणात्मक रूप से मापा जाता है, तथा विशिष्ट विकासात्मक मील के पत्थरों की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। दर।
यद्यपि विभिन्न विकासात्मक चरणों के दौरान विकास दर भिन्न हो सकती है, फिर भी परिपक्वता का समग्र प्रक्षेपवक्र सभी व्यक्तियों के लिए आमतौर पर समान होता है। अंतर संबंध। विकास और परिपक्वता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विकास कार्यात्मक विकास के लिए भौतिक आधार प्रदान करता है और परिपक्वता वयस्कों जैसी क्षमताओं की उपलब्धि को सक्षम बनाती है। दोनों प्रक्रियाएं आनुवंशिक और पर्यावरणीय दोनों कारकों से प्रभावित होती हैं। विकास और परिपक्वता सतत प्रक्रियाएं हैं जो गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन भर चलती रहती हैं। पालन पोषण की शैलियां, बचपन और किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं को प्रभावित करना। पेरेंटिंग स्टाइल बच्चों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से बचपन और किशोरावस्था में सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। आधिकारिक पेरेंटिंग, जो उच्च जवाबदेही और मांग की विशेषता है, आमतौर पर सकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है, जबकि सत्तावादी, अनुमोदक और उपेक्षापूर्ण शैलियों के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। विस्तार। आधिकारिक पालन पोषण। इस शैली में स्पष्ट अपेक्षाएं, बच्चों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही और संरचना और स्वतंत्रता के बीच संतुलन शामिल है। आधिकारिक घरों में पले बढ़े बच्चों में उच्च आत्मसम्मान, बेहतर सामाजिक कौशल और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन होता है। वे कम व्यवहार संबंधी समस्याएं भी प्रदर्शित करते हैं और चिंता या अवसाद का अनुभव करने की संभावना कम होती है। सत्तावादी पालन पोषण। सख्त नियमों, उच्च मांगों और जवाबदेही की कमी की विशेषता वाली यह शैली बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बच्चों में खराब सामाजिक कौशल, कम आत्मसम्मान और बढ़ी हुई चिंता या अवसाद हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विकारों का जोखिम भी अधिक हो सकता है। अनुमोदक पालन पोषण। इस शैली में कुछ नियम, न्यूनतम मांगें और उच्च स्तर की भोगविलास शामिल है। बच्चे आत्मनियमन, आवेगपूर्ण व्यवहार और खराब शैक्षणिक उपलब्धि से जूझ सकते हैं। उन्हें सामाजिक संबंधों में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनमें चिंता या अवसाद का जोखिम अधिक होता है। उपेक्षापूर्ण पालन पोषण। इसमें प्रतिक्रिया और मांगों की कमी शामिल है, जिसके कारण सबसे अधिक हानिकारक परिणाम सामने आते हैं। बच्चों को संबंध बनाने और बनाए रखने में कठिनाई, आत्मसम्मान में कमी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग या अपराध का अधिक जोखिम हो सकता है। उन्हें अपने भावनात्मक और शारीरिक विकास में भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पालन पोषण शैली को प्रभावित करने वाले कारक। माता पिता की विशेषताएं। माता पिता का अपना विकासात्मक इतिहास, विश्वास और मानसिक स्वास्थ्य उनकी पालन पोषण शैली को प्रभावित कर सकते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य पालन पोषण प्रथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे का स्वभाव। बच्चे का स्वभाव और व्यक्तित्व भी इस बात को प्रभावित कर सकता है कि माता पिता उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और उनके साथ कैसी बातचीत करते हैं। अनुसंधान और समर्थन। अनेक अध्ययनों ने लगातार बाल विकास पर अधिकारपूर्ण पालन पोषण के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) बच्चों के पालन पोषण के लिए प्राथमिक रणनीति के रूप में अधिकारपूर्ण पालन पोषण शैली की सिफारिश करती है। विशेषज्ञ और शोध लगातार सत्तावादी, अनुदार और उपेक्षापूर्ण पालन पोषण शैलियों के नकारात्मक परिणामों को उजागर करते हैं। बढ़ते बच्चों और किशोरों पर मीडिया का प्रभाव। मीडिया द्वारा उजागर और निर्मित महत्वपूर्ण घटनाओं का विखंडन। मीडिया बच्चों और किशोरों के विकास को गहराई से प्रभावित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालता है। मीडिया बच्चों को नए विचारों से परिचित करा सकता है, शैक्षिक सामग्री को बढ़ावा दे सकता है और सामाजिक संपर्क को सुविधाजनक बना सकता है, जबकि हिंसा, अवास्तविक मानकों और साइबरबुलिंग जैसे जोखिम भी उठाता है।
मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभावों का सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक है। सकारात्मक प्रभाव। शैक्षिक अवसर। मीडिया शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्रदान कर सकता है, जिसमें खेलों, ऑनलाइन संसाधनों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से सीखना शामिल है, जिससे उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि हो सकती है। समाजीकरण और संचार। सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को उनके साथियों, परिवार और समुदायों से जोड़ सकते हैं तथा सामाजिक संपर्क और संचार कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रोसोशल व्यवहार। कुछ मीडिया, जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रोसोशल गेम्स, सकारात्मक दृष्टिकोण, सहानुभूति और प्रोसोशल व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव। अनुचित सामग्री के संपर्क में आना। मीडिया बच्चों को हिंसक, अनुचित या अत्यधिक यौन सामग्री के संपर्क में ला सकता है, जिससे उनमें संवेदनहीनता, चिंता और नकारात्मक व्यवहार परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। साइबर धमकी और ऑनलाइन सुरक्षा जोखिम। बच्चे साइबर बदमाशी, ऑनलाइन अपराधियों और अन्य ऑनलाइन सुरक्षा जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। मीडिया के अत्यधिक उपयोग को अवसाद, चिंता, कम आत्मसम्मान और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा जा सकता है, खासकर जब मीडिया में अवास्तविक चित्रण की तुलना की जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। अत्यधिक स्क्रीन समय मोटापे, नींद की गड़बड़ी और अन्य शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। मीडिया के अत्यधिक उपयोग से ध्यान संबंधी समस्याएं, एकाग्रता में कमी तथा समस्या समाधान में कठिनाई हो सकती है। विज्ञापन और भौतिकवाद का प्रभाव। विज्ञापनों के लगातार संपर्क से भौतिकवादी दृष्टिकोण और इच्छाएं बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्तावादी मानसिकता पैदा हो सकती है और आत्मसम्मान पर भी असर पड़ सकता है। महत्वपूर्ण घटनाओं का विखंडन। मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रण बच्चों की दुनिया के बारे में समझ और धारणा को आकार दे सकता है। उदाहरण के लिए, वास्तविक विश्व आपदाएं। आपदाओं की मीडिया कवरेज से युवा दर्शकों में भय और चिंता पैदा हो सकती है, खासकर यदि उन्हें उचित सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध न कराया जाए। सेलिब्रिटी संस्कृति। मीडिया में मशहूर हस्तियों का चित्रण बच्चों की आकांक्षाओं और मूल्यों को प्रभावित कर सकता है, जिससे तुलना और आत्मसम्मान में कमी हो सकती है। राजनीतिक घटनाएं। राजनीतिक घटनाओं की मीडिया कवरेज बच्चों की राजनीतिक प्रक्रियाओं और सामाजिक मुद्दों के बारे में समझ को आकार दे सकती है। मुख्य विचार। माता-पिता का मार्गदर्शन। माता-पिता अपने बच्चों के मीडिया उपयोग पर नजर रखने, आयु उपयुक्त सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करने और महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलन और संयम। गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु और उचित स्क्रीन समय पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीडिया के उपयोग के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने से जोखिमों को कम किया जा सकता है और लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। मीडिया साक्षरता शिक्षा। मीडिया साक्षरता शिक्षा को बढ़ावा देने से बच्चों को मीडिया सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन करने के कौशल से लैस किया जा सकता है, जिससे उन्हें सूचित विकल्प बनाने और डिजिटल परिदृश्य को सुरक्षित रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बीएड के अध्ययन में यह सहयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल स्टडी शिक्षा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। इस वीडियो को अपने बीएड मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, जिससे सबको लाभ मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए यूनिट के साथ। स्टडी शिक्षा पर पढ़ना सीख का दूसरा नाम है
धन्यवाद। शुभकामनाएं।